शार्क टैंक इंडिया। अभी आप बोलेंगे कि इन यूट्यूबर्स को क्या काम है। कोई शो अगर टीवी पर हिट होता है उसमें थोड़ी सी कमियां निकाल लेंगे, एक शूट कर लेंगे और बन गया वीडियो। लेकिन आप सभी को एक बात बता दूं, मैं खुद भी शार्क टैंक इंडिया का फ़ैन हुआ करता था। जो उसका फर्स्ट सीज़न है उसके मैंने लगभग 80% एपिसोड देख चुका हूँ। लेकिन उसके बाद थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये सामने आया कि मतलब बहुत सी कुछ चीज़ें सामने आई जिससे उस शो से और उसके जो जजेस हैं उन पर से तो भरोसा ही उड़ गया। शो के दौरान ये जजेस बात करेंगे इस बिजनेस की, ये बात करेंगे स्टार्टअप की, लेकिन इनकी हरकतें अगर देखें ना तो ये इंडियन आइडल वाली और रोडीज वाली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे अच्छे अच्छी वीडियो और ऐसे अच्छे नए जो रिसर्च करके नए नए कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलो फिर हिंदुस्तान की जय बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। शार्क टैंक इंडिया पे फंडिंग जरूर मिल सकती है। आ रहा है शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। रजिस्टर करें सोनी लिव पर। शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो एक बिजनेस शो है जहाँ पर आपके बिजनेस और नए स्टार्टअप पर केस स्टडी किया जाए। वहाँ पर ही ये जजेस लोगों की बिजनेस में कमियां निकालेंगे, आपको प्रेरित करने की बजाय आपके बिजनेस को थोड़ा सा बुरा भला कहकर आपको आपका धंधा अच्छा नहीं है, आपका धंधा वैसा है, ऐसा कहकर आपको डिमोटिवेट करेंगे। कभी कभार तो ये जजेस लोग आपस में ही दोस्तियाँ निभाकर सामने वाले हुए बिजनेस को थोड़ा सा कम शेयर की प्राइस में खरीद कर आपस में ही डकार लेंगे। उनमें से आधे जजेस के तो खुद के बिजनेस के ठिकाने नहीं है, लोगों से कैश ले लेकर इनकी गाड़ी चल रही है और ये सामने वाले कंटेस्टेंट को प्रॉफिट के बारे में ज्ञान देंगे, उनको कैश के बारे में नॉलेज बताएंगे। शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के बारे में समझ आता है, वो थोड़ा बहुत तो भी बिजनेस शो लग रहा था, लेकिन अगर शार्क टैंक इंडिया के सेकंड सीजन की बात करें तो ये बिल्कुल भी यानी कि ना के बराबर बिजनेस शो लग रहा है। ये तो मुझे रोडीज और जो इंडियन आइडल है इनके डायरेक्टर का पूरा करिश्मा लग रहा है। सेकंड सीजन में कंटेस्टेंट जो है ना वो इंडियन आइडल की तरह अपनी दुख भरी कहानी बता रहे हैं। कभी कभार तो बैकग्राउंड का कलर ही बदला जा रहा है, सैड म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। अभी ठीक है, कंटेस्टेंट के बारे में समझ में आता है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, वो तो रोएगा ही, लेकिन ये जजेस भी है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करके वो भी रो ले रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है भैया। कभी कोई फूड प्रोडक्ट आ गया तो ये सारे जजेस लोगों को खाता हुआ दिखाएंगे, उनके एक्सप्रेशन बताएंगे, किस जजेस को कैसा लगा उनके ओपिनियंस लेंगे। बाद में ये जजेस लोग वे मुझे तो अच्छा लगा, तुझे भी अच्छा लगा, तू मेरे थाली का खा, मैं तेरे थाली का खा दूँ। वाह भाई, ये बिजनेस शो बोलना है या फूड शो, पूछो ही मत। अभी इन हरकतों से भी मन नहीं भरा तो कभी कंटेस्टेंट से लड़ लेंगे, कभी आपस में लड़ लेंगे, तो ठीक है। अगर नहीं तो कभी प्रमोट करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति चले जाएंगे, कभी प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा शो चले जाएंगे, उससे भी मन नहीं भरा तो कभी डांस कर लेंगे, कभी रील बना लेंगे। मतलब बिजनेस के अलावा सब कुछ कर रही है जजेस और इनका शो। अभी मानते शो है, टीआरपी चाहिए, चैनल को भी शो से थोड़ा बहुत पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना थोड़ा बहुत करो भाई, इतना थोड़ी। पहले बॉलीवुड भी ऐसा करता था। जब लोगों ने पूछा कि भाई बॉलीवुड में तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, मतलब जो सिनेमाज वगैरह आए थे उनके डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों को अच्छा लगता है, चलने देते। लेकिन बाद में तो आपको पता है बॉलीवुड का क्या हाल हो गया, अभी कोई पिक्चर देखने जा रहे ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जब शार्क टैंक इंडिया का जो थर्ड सीज़न आएगा, लोग शार्क टैंक इंडिया का भी ऐसा ही हाल कर देंगे। अभी आप बोलेंगे कि भाई शो के बारे में इतना बुरा भला कह रहे हो, कोई प्रूफ तो है क्या। तो चलो फिर थोड़ा सा प्रूफ के बारे में देखते हैं, यानी कि अब थोड़ा रिसर्च किया है तो प्रूफ तो मिलेगा ही ना। तो जो शार्क टैंक इंडिया का सेकंड सीजन था उसमें फर्स्ट जो एपिसोड था उसमें एक ब्रांड आया था जिसका नाम था रिकॉर्ड स्टूडियो, जो कि एक मेकअप ब्रांड था जो कॉस्मेटिक, ब्रशेस, लिपस्टिक वगैरह बनाता है, यानी कि जो मेकअप के लिए आपने जितने भी जो चीज़ें वगैरह लगती, ये ब्रांड वो चीज़ें बेचता था। जब इस ब्रांड के जो कंटेस्टेंट है वो जब शार्क्स के सामने आए, पहले तो शार्क ने इनका मजाक उड़ाया कि आप गुटखा खा कर आ रहे हो, हाथ पर टैटू वगैरह कैसा, ऐसी बहुत बुरी वाली बातें कही और इनका मजाक उड़ा। लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने रेवेन्यू के नंबर जो है वो रिवील किए तो बाद में शार्क्स के तो होश ही उड़ गए। इन लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में लगभग 15 करोड़ का बिजनेस किया था और उनका कहना था कि ऐसे ही चलते रहे तो अगले साल में हम लगभग 30 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार करने वाले हैं। और अगर ये ऐसे प्रॉफिट में चलते रहे तो जो शार्क विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक जो कंपनी है
उसकी जो कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती ये उससे भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि शार्क विनीता सिंह की लगभग 7 ईयर का सिर्फ लॉस ही 75 करोड़ है। अगर रिकॉर्ड कंपनी से वो लॉस को कंपेयर करें तो अगले 7 साल में रिकॉर्ड कंपनी का रेवेन्यू जो जनरेट मतलब करने की जो क्षमता थी वो लगभग 75 करोड़ से जाना, यानी कि 150 करोड़ की थी। अभी इन सारी चीज़ों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिको स्टूडियो जो है वो शुगर कॉस्मेटिक के लिए बहुत बड़ा कंपटीटर था। तो जब फंडिंग की बात तक आई तो रिको स्टूडियो को फंडिंग मिला नहीं। अभी आप बोलेंगे कि इतना बड़ा अच्छा ब्रांड है और उसको फंडिंग मिली नहीं, तो इसकी रीज़न की बात करें तो बाद में इन शार्क को अपनी दोस्ती याद में आ गई। क्योंकि अगर ये विनीता थापर को इसके रीज़न के बारे में पूछा गया मतलब शो के दौरान, तो उसने कहा, शो के डायरेक्टली कहा था उसने कि हमारी दोस्त की जो कंपटीटर कंपनी है हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे नहीं। मतलब ये है इनका दोगलापन। क्योंकि आगे चलकर रिको स्टूडियो अगर बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता तो जो विनीता सिंह की जो शुगर कॉस्मेटिक कंपनी तो वो लॉस में चली जाती, और इसी वजह से इन शार्क्स ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया नहीं। अभी आप ही बताइए दोगलापन है या नहीं। अभी चलो दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जो शार्क टैंक इंडिया का फर्स्ट सीजन था उसमें भी एक ब्रांड आया था जिसका नाम था हैमर लाइफस्टाइल। हैमर लाइफस्टाइल जो ब्रांड था वो हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह ऐसे बनाने वाली कंपनी। बेसिकली कहा जाए तो जो बोट जो है ना अमन गुप्ता का, वो जो सारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बने थी वही प्रोडक्ट्स ये हैमर लाइफस्टाइल कंपनी बनाई थी। अभी अमन गुप्ता के लिए एक कंपटीशन था। हाँ, हालांकि ये जो कंपनी थी 3% इक्विटी पे 30 लाख रुपए लेने आई थी, लेकिन अपनी आधे से ऊपर की कंपनी ये बेच के चली गई। और ये डील हुई भी कैसे। जो अमन गुप्ता है उन्होंने उस कंपनी के 50% इक्विटी जो है वो खरीद ली, वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए। क्योंकि हैमर लाइफस्टाइल जो कंपनी है वो बोट के जैसे पूरे प्रोडक्ट तो बनाती थी, लेकिन उनका एक यूनिक प्रोडक्ट था, वो था स्मार्ट ब्रशेस। अभी अमन गुप्ता को पता था ये अपने लिए बहुत बड़ा कंपटीशन, तो उन्होंने ये जो कंटेस्टेंट है उनके सामने शर्त रखी कि भाई तू जो कंपनी में जो अदर प्रोडक्ट वगैरह है, जो ईयरफोन्स स्पीकर्स वगैरह है, वो तो बोट बना ही रहा, तू सिर्फ अपने जो स्मार्ट ब्रशेस है उन पर फोकस कर। और इसी के तल पर ये जो है डील हुई, और शार्क अमन गुप्ता ने उस आदमी के बिजनेस को बढ़ाने से ज़्यादा उसका पूरा धंधा ही खा लिया। अभी आप ही सोचिए कि ये शार्क्स वगैरह है जो लोगों को बिजनेस में या उनके स्टार्टअप में मदद कर रहे, या फिर खुद के ही उस शो पर मतलब खुद की चला रहे और नॉर्मल अपना शो चल रहा है इसलिए चलने दे रहे। क्योंकि जिन बिजनेसेस में इनको प्रॉफिट वगैरह लगता है तो उसमें इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन जिन बिजनेस आगे चलकर चलेंगे नहीं, जो स्टार्टअप आगे चलकर चलेंगे नहीं, या फिर उन्हें लगता है कि आगे चलकर इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो उन्हें वो मोटिवेट करने से अच्छा उनका मज़ाक वगैरह कर उन कंटेस्टेंट को वहाँ से निकाल देते हैं। और आपको शार्क टैंक इंडिया के बारे में एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो मतलब पहले बिजनेस आइडिया वगैरह सुनकर ही कंटेस्टेंट को उस शो में हिस्सा दिया जाता है, और जो रियल प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं जिनको लगता है कि शार्क्स को लगता है कि आगे चलकर प्रॉफिटेबल होंगे, उनमें तो ये शार्क जो है स्क्रीन के पीछे ही डील करवा लेते हैं, और जो बाकी का कचरा वगैरह बचता है ना वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हमें दिखाया जाता है। और जो रियल शार्क्स जो है जो इंडिया में सच में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो शार्क के तौर पर ऐसे शोज़ में जाइए, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत तो मिले ऐसे फालतू शोज़ पर आने के लिए। और अगर कहने को एक बात कहूँ, इसमें से आधे जो शार्क्स तो है ना, अमन गुप्ता छोड़ दिया और कुछ 1-2 शार्क्स छोड़ दिया, तो बाकी के पूरे लॉस में चल रहे। क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक जो विनीता सिंह की है वो तो लॉस में चल रही है, लेंसकार्ट जो बंसल की है वो तक लॉस में चल रही है, और नमिता थापर की ये खुद को एंटरप्रेन्योर बताती है लेकिन ये खुद अपने बाप का बिजनेस संभाल रही, उसके बारे में तो बोलना भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ, अमन गुप्ता जो है वो सच में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी शार्क से एंटरप्रेन्योर वगैरह है, यंग है, इसलिए ये शो पर आ रहे हैं, लेकिन वो सच में एक रियल बिजनेसमैन है। और जो पहले आपके भारत पे के जो को फाउंडर थे उनका तो हाल पता ही आपको क्या चल रहा है अभी तो। और ऐसे शोज़ वगैरह तो मतलब आप एंटरटेनमेंट के लिए वगैरह देखते हैं, लेकिन अभी शार्क टैंक वालों को लग रहा है कि लोगों को एंटरटेनमेंट इतना ही चाहिए, लेकिन अभी पहले जैसा इंडिया नहीं रहा है भैया। लॉकडाउन के बाद से बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है, लोगों को स्टार्टअप वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में समझ आ रहा है, और लोग अपनी अपनी खुद के आइडिया लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा शो चलाकर आप तो नॉर्मल TRP तो ले लोगे, लेकिन जो रियलिटी वो नहीं दिखा पाओगे, तो आगे चलकर आपका भी हाल बॉलीवुड जैसा ये लोग कर देंगे। यानी कि अपने नॉर्मल लोग जो देखने वाले व्यूअर्स वगैरह है वो आपका हाल भी वैसा कर देंगे शार्क टैंक इंडिया। तो चलो फिर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टअप के जो अभी जो मतलब पूरा रियल इशू वगैरह चल रहा है इंडिया में, स्टार्टअप वगैरह बहुत ज़्यादा फेल वगैरह हो रहे हैं, उसके बारे में वीडियो बनाए, उसका जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।